नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम अपने आसपास जो भी आधुनिक परिस्थितियां देखते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। तो विद्यार्थियों, ये पाठ कक्षा 7 के विषय इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से लिया गया है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 1000 सालों में हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो आइए जानते हैं हमारे अतीत में हुए परिवर्तनों को। हमारा अतीत या इतिहास हमारे बीते हुए कल को कहा जाता है, और इतिहास में परिवर्तन का अर्थ है कि बीते हुए काल में हमारे चारों ओर के वातावरण में और हमारे रहन सहन में जो बदलाव हुए हैं, उसे इतिहास में परिवर्तन कहा जाता है। इसकी जानकारी हम पुराने मानचित्रों का संकलन करके, बीते समय के दस्तावेजों को देखकर, नक्शे और लेखों को पढ़ के हम जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन इनके लिए उनकी ऐतिहासिक भूमिकाओं या पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि समय के साथ साथ सूचनाएं देने के तरीके भी बदल जाते हैं। जैसे पहले लोग सूचनाओं का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से करते थे, परंतु आज तो मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से ही सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। सिर्फ सूचनाओं का माध्यम ही नहीं, समय के साथ भाषाएं भी बदलती रहती हैं। जैसे हमारे ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और यह भाषाएं अलग अलग युगों में अलग अलग रही हैं। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, यह समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल देती है। चलिए एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक शब्द है हिंदुस्तान। आज के संदर्भ में हिंदुस्तान का अर्थ है भारत, परंतु 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। जैसे जैसे सल्तनत का क्षेत्र बढ़ता गया, साथ में हिंदुस्तान के अंदर आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। लेकिन उस समय के हिंदुस्तान में आज के भारत का दक्षिणी भाग शामिल नहीं था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। उस समय भारत को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाना जा रहा था, जहाँ विभिन्न जाति, धर्म तथा भाषा के लोग मिलजुल कर रहते थे। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय इतिहासकारों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अतीत में कई शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द को हम लेते हैं। विदेशी एक सीधा साधा शब्द है। हमारे लिए इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या किसी अन्य देश का नागरिक हो, उसे विदेशी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास के मध्य युग की बात करें, तो मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था
किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान जो अलग अलग धर्म या जाति के हैं या अलग अलग परंपराओं से जुड़े हैं, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। विद्यार्थियों, इतिहास का पता इतिहासकार लगाते हैं। वो अलग अलग स्रोतों से इनका पता लगाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे इतिहासकार इतिहास के बारे में कैसे पता लगाते हैं। जब वो इतिहास की जानकारियों की खोज करते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है, वे इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं और सहारा लेते हैं। विद्यार्थियों, आज हम अपने लगभग 1000 वर्ष के इतिहास 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के बारे में पता करेंगे और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी चीजें पिछले युग से भिन्न और कुछ पिछले युग जैसी ही मिलती हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य जिसे भवन निर्माण कला भी कहा जाता है तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं, जो पहले की ही तरह थी। परंतु जो बात उस युग से इस युग को भिन्न करती है वो यह है कि इस काल में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी में कागज का क्रमशः प्रयोग होता चला गया, क्योंकि कागज सस्ता था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उनका उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में कागज का उपयोग करने लगे थे। धनी लोग, राजा और मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियां मिलती थीं, परंतु इनका उपयोग बहुत कठिन होता था, क्योंकि उन दिनों में छापे खाने तो थे नहीं, अर्थात उन्हें छापा नहीं जा सकता था। इसलिए जो लेखन के कार्य करने वाले लोग होते थे, जिनको नकल नवीश कहा जाता था या नकल उतारने वाला कहा जाता था, वो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि या कॉपी बनाते थे। इन्हें पढ़ने और समझने में बहुत समस्या होती थी। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें विद्यार्थियों, तो आपने अगर कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती और हमें मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता है कि यहाँ क्या लिखा होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारे लिखे में और मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे और कुछ महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है और ऐसा ही इस युग के शिलालेखों में या लिपियों में ये समस्या उत्पन्न हुई। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक या लेखक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य को बदल दिया करते थे। इस वजह से एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो गई। इससे और बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमें उस लेखक की मूल पांडुलिपि कहीं नहीं मिली और हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः कि लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अब 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में
और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था और दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन सन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमें मूल प्रतियों की जानकारी ना होने के कारण उनकी प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इस काल में कुछ और भी परिवर्तन हुए। कई सामाजिक परिवर्तन भी हुए और कई राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। समय के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों, प्राकृतिक प्रदेशों, भाषाओं, लिपियों, इन सब में परिवर्तन होता है और इनके साथ ही साथ हमारे आसपास के राजनीतिक और सामाजिक समूहों का भी उदय होता है। सन 700 और 1750 ईस्वी के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए थोड़ा कठिन रहा, जिसकी वजह इस काल में हुए विभिन्न परिवर्तन, जैसे सिंचाई में रहट का उपयोग, कपड़े बनाने के लिए, सूतों की कताई के लिए चरखे का उपयोग और युद्धों में बारूद वाले हथियारों का बनना और इस्तेमाल होना प्रमुख परिवर्तन थे। इसी काल में उपमहाद्वीप में विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में नए नए लोग आए और उन नए लोगों के विचार, रहन सहन और खान पान भी एकदम नया था। अगर हम खान पान की बात करें तो जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का ये उपयोग किया करते थे। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप यह जो समय था वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी एक महत्वपूर्ण समय रहा। विद्यार्थियों, इस युग में सामान्यतः लोगों के पास पर्याप्त धन हुआ करता था और नई चीज़ों के निर्माण की अनेक संभावनाएं हुआ करती थीं और इन सब के चलते ही लोगों का आवागमन भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। विद्यार्थियों, इस काल में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसी काल में राजपूतों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। राजपूत, जिसका मतलब होता था राजा का पुत्र। राजपूत वर्ग में केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवाओं में कार्य करते थे। यहाँ पर कवियों की भी महत्वपूर्ण स्थिति थी। कवि राजपूतों के दरबार में आश्रय लेकर उनके पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जाति के लोग राजाओं के यहाँ लिपिक या मुंशी का कार्य किया करते थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हो रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, जिससे कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। किसानों के ये नए नए समूह बनते जा रहे थे और ये समूह समाज के बड़े बड़े लोग जैसे मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिरों से प्रभावित हो रहे थे और इनसे प्रभावित होने के कारण किसानों के ये छोटे छोटे समूह इस जटिल समाज के अंग बनते जा रहे थे। इस समाज के अंग बनने के कारण कई प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे और कई बार बिना मजदूरी के मालिक वर्ग की सेवा करनी पड़ती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक अर्थात अमीरी और गरीबी में और सामाजिक रहन सहन में बहुत बड़े अंतर पैदा होने लगे। समाज में इस बढ़ते हुए अंतर का प्रभाव यह पड़ा कि अब लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनके कार्य और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दिखाया जाने लगा। अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और इस सभा को कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को
अपने निवास के गांवों के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था और गांव राज्यों की छोटी इकाई हुआ करती थी। अगर हम इस काल के क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें तो हम देखेंगे कि 1700 ईस्वी से लगा के 1750 ईस्वी के मध्य चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है कि वह पूर्व में बंगाल या गोंड से लगाकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक शासन करता था और इसने संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसे द्रविड़ भी कहा जाता था, उस पर भी अपना अधिकार किया और इस तरीके से उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता है। लेकिन इतिहासकार ऐसे दावों को सच नहीं मानते और वो इस बात का भी प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से क्यों लिखा गया। विद्यार्थियों, अगर हम उस समय की भाषा और क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। लाहौरी, कश्मीरी, सिंधी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, गोंडी बंगाल में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबरी तमिलनाडु में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे यह भी बताया है कि इन भाषाओं के अलावा एक अन्य भाषा भी है जो कि एक प्राचीन भाषा है, लेकिन इस भाषा को केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता इस भाषा को नहीं समझती और उस भाषा का नाम है संस्कृत। सन 700 ईस्वी तक कई राज्यों के अपने अपने क्षेत्र, उनकी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं, उनका रहन सहन स्पष्ट हो गया था। सबके अपने अपने शासक और राजवंश हुआ करते थे और राज्यों के बीच में काफी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, लेकिन ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन और क्षेत्रीय राज्यों का फिर से उदय होने लगा, लेकिन वर्षों से जो बड़े साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे इन क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृतियों का मिश्रण होने लगा था। फलस्वरूप अनेक जाति धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहना सीख गए थे। इस तथ्य का पता उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं की अगर हम बात करें तो कई परंपराएं एक दूसरे से भिन्न थीं और कुछ परंपराएं समान हुआ करती थीं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के अध्ययन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलता है। परिवर्तन के इन 1000 वर्षों 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी में विभिन्न क्षेत्रों में रहन सहन और जीवन जीने का तरीका एक समान था, लेकिन उन सब की अपनी एक अलग वेशभूषा थी और अपनी अलग अलग बोली भाषाएं थीं। लेकिन आम जन के जीवन में उनकी अपनी विशेषताओं के साथ उन पर बड़े साम्राज्यों की जीवन शैली का प्रभाव भी रहा। विद्यार्थियों, इस समय में कई पुराने और नए धर्म भी आए। इन 1000 सालों में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव सामने आए। लोगों को पूजा अर्चना अपने हिसाब से करने की छूट मिली, लेकिन अधिकांश लोग अपनी जाति या परिवार के जैसे ही पूजा करने की प्रथा को अपनाते थे। जैसे जैसे इन समाज की समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे ही इनके पूजा पाठ करने के तरीके भी बदलते गए। हिंदुओं में भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव जैसे कि राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, नए देवी देवताओं की पूजा, समाज में संस्कृत भाषा के ज्ञान के कारण पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और ब्राह्मणों को राजपूतों का या राजपूत राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त हुआ करता था।
इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि पहले जहां पूजा पाठ करने के लिए पुरोहितों अर्थात ब्राह्मणों का होना जरूरी होता था, वहीं अब आम लोग भी खुद पूजा पाठ कर सकते थे। विद्यार्थियों, इतिहास केवल बीते हुए समय को नहीं कहा जाता, बल्कि उस समय में हमारे आसपास के लोगों के रहन सहन और उनके जीवन में हुए सभी परिवर्तनों को कहा जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए इसे अनेक आधार पर कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को शासकों के धर्म के आधार पर 3 खंडों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनका तर्क था कि शासकों का धर्म परिवर्तन ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा होती थी। किसी भी समय या कालखंड का विभाजन आर्थिक और सामाजिक कार्यों के आधार पर ही तय करना चाहिए। हमने कक्षा 6 में जो इतिहास पढ़ा था, उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस वर्ष हम मध्यकालीन इतिहास को विस्तार से जानेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, प्रधान धर्म के नाम पर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोपियों से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें हम यह भी देखेंगे कि भारत के इतिहास के यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं, जैसे कि 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से भरा हुआ है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि मध्यकाल में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में अनेक परिवर्तन आए। कुछ जगहों की अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्धशाली रही, जो विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। अपने आसपास के हुए बदलावों को समझने के लिए हमें पिछले वर्ष की कक्षा का भी अध्ययन करना चाहिए और उसका अध्ययन कर उसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, इस पूरे अध्याय के माध्यम से हमने इतिहास के 1000 वर्षों के बारे में जाना। हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इतिहास का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, इतिहास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं से हम अपने आधुनिक काल की तुलना करते हैं और ये अंदाज़ा लेते हैं कि प्राचीन काल से लगा के आज आधुनिक काल में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और हमारे रहन सहन में क्या क्या बदलाव आया है। विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि अमीर खुसरो ने हमें ये बताया कि भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। विद्यार्थियों, अब आपको अपनी कॉपी और पेन उठाना है और आपको अलग अलग भाषाओं की एक सूची बनाना है। विद्यार्थियों, साथ ही साथ आपको एक और रोचक कार्य करना है। आप जिस स्थान पर रहते हैं, आपको ये जानने की कोशिश करना है कि उस पुराने समय में आपका यह स्थान कौन से साम्राज्य और कौन से राजवंश के अंतर्गत आता था। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इस रोचक अध्याय के माध्यम से इतिहास को जाना। तो अगली बार पुनः मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।